ये जो तैयारा अभी गिरा है एयर इंडिया 171 जहाज, ये वही तैयारा है जिसे पहले भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। इस प्रवास में एक मुसाफिर आकाश विस्ना ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि तैयारे के विंग फ्लैप्स मुसलसल ऊपर नीचे हो रहे थे। क्या होती है, जहाज के अंदर फ्यूल पाइपों के जरिए मूव करता है, ये जो रास्ता होता है फ्यूल का वो बंद हो जाना, उसे क्लॉगिंग कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इससे फ्यूल की इंजन तक जाने के रास्ते की ब्लॉकेज हो जाती है और इससे इंजन में के मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या बात करें तो अल जजीरा ने एक तहकीकात की और उस तहकीकात के मुताबिक अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिथियम आयन बैटरियों और कई दीगर नई खसूसियात जो बोइंग ने डेवलप की, उनका सख्ती से तजर्बा किए बगैर उन्हें ड्रीम लाइनर को उड़ने की इजाजत दी। 12 जून 2025 को दोपहर 1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे को छोड़ दिया। इसे 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन इस दिन ये परवाज ताखीर का शिकार हो गई। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारा था और ये इस तैयारे की पहली परवाज नहीं थी। तकरीबन 12 घंटे पहले ये तैयारा पेरिस से दिल्ली आया था और इस सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था। इस परवाज में एक मुसाफिर आकाश विस्ना ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि तैयारे के विंग फ्लैप्स मुसलसल ऊपर नीचे हो रहे थे और एसी सही से काम नहीं कर रहा था। ये एसी काम नहीं कर रहा, सबको दिखाऊंगा। बाद में उसने इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसने कहा कि सिर्फ एसी नहीं बल्कि तकरीही निजाम और रिमोट कंट्रोल भी काम नहीं कर रहे थे। इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन खुशकिस्मती से 11:16 पर यह परवाज अहमदाबाद बाहिफाजत लैंड कर गई। इस वाकया को मजीद समझने के लिए हमें शुरू करते हैं कि जब ये जहाज उड़ने से पहले इसकी क्या तैयारी थी, उससे लेके इसके उड़ने के बाद और क्रैश तक के हम वाकयात को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तैयारे में तकरीबन 12:20 पर ईंधन भरा गया और इसमें 42 मिनट लगे, या मामूल से थोड़ा ज्यादा था। आमतौर पर इसे ईंधन भरने में 30 से 35 मिनट लगाए जाते हैं। एक डीजीसीए ने ये के एहलकार ने हमें ये बताया कि इतने लोड वाले जो जहाज में होते हैं उसमें इतना देर ईंधन भरना गैर मामूली वक्त नहीं है, बल्कि ये आम वक्त तस्वुर किया जा सकता है। इसके अलावा जिस जिस वक्त ईंधन भरा जा रहा था उसके दौरान मुसाफिर तैयारे में सवार हो रहे थे। इस तैयारे में 242 अफराद सवार थे, जिसमें से 230 अफराद मुसाफिर थे, 10 अफराद अमले के रुकन थे और 2 पायलट्स तैयारे में थे। इस तैयारे के पायलट को कमांड कर रहे थे कैप्टन सुमीत सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग तजर्बा था, और उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनकी फ्लाइंग तजर्बा 1100 घंटे था। दोपहर के 1:41 पर त्यारा फाल रनवे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। दोपहर 1:34 पर इसे अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से टेक ऑफ की इजाजत मिल चुकी थी और ठीक 1:38 और 24 सेकंड के वक्त इस की परवाज से पहले की सारी जांच पड़ताल और चेकलिस्ट मुकम्मल हो गई थी। टेक ऑफ से पहले कोई नुकसान की रिपोर्ट या मसले की रिपोर्ट इस तैयारे से नहीं आई। रनवे की तब्दीली, थ्रस्ट में तरमीम या फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई दरखास्त नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई। मौसम अच्छा था और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। दर्जा हरारत थोड़ा ज्यादा लेकिन ऑपरेशनल हद के अंदर था। यह त्यारा रनवे नंबर 23 पर गया और अपनी पोजीशन ले ली और ठीक 1:38 पर और 44 सेकंड्स पर तकरीबन 20 सेकंड बाद अपनी चेकलिस्ट पूरी करने के ये त्यारा रनवे नंबर 23 से उड़ गया। अगर आप इस एयरपोर्ट की तस्वीर बैन अल-अक़वामी सैटेलाइट इमेजरी वाली कंपनियों की देखें तो आपको नजर आता है कि ये सिर्फ इस एयरपोर्ट में अहमदाबाद के वल्लभ भाई एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ एक रनवे था। हवाई अड्डा रिहायशी इलाकों में घिरा हुआ है। इन्हीं रिहायशी इलाकों में एक 17 साल लड़का आया हुआ था। वो अपने हाथ में अपना फोन लेकर छत पे आकर जहाज की उड़ने की वीडियो इसलिए ले रहा था कि वो अपने आप दोस्तों को दिखाना चाहता था कि जहाज किस तरह उड़ता है। इसके लिए वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसमें देखा जा सकता है कि जहाज का लैंडिंग गियर वापस नहीं लिया गया और 1:38 और 55 सेकंड्स पर यह त्यारा 625 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया, लेकिन इससे ऊपर ना जा सका। चंद सेकंड बाद पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन किया और मेडे कॉल दी। मेडे कॉल क्या होती है
कि जब जहाज पायलटों के कंट्रोल से निकल चुका होता है और पायलटों को लगता है कि अब ये जहाज गिर जाएगा। और उस रिपोर्ट के बाद इस तैयारे का एटीसी से राब्ता मजीद नहीं हो सका। एटीसी ने दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कोई सेकंड के वक्त ये त्यारा ने अपनी बुलंदी छोड़ना शुरू कर दी और टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड्स बाद हवाई अड्डे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में ये बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिर गया और इसमें आग भड़क उठी। ये हॉस्टल के लंच का वक्त था और इसमें तकरीबन 35 तालिब इल्म कैंटीन में थे। अचानक त्यारा कैंटीन में गिर गया। किसी भी तालिब इल्म को कुछ समझ ना आई और वो खुद को बचाने के लिए पहले तो हालात को समझने की कोशिश की, फिर खुद को बचाने के लिए तालिब इल्म खिड़कियों से भी बाहर निकल के कूदना शुरू हो गए। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तालिब इल्म जब बाहर निकले और कुछ तालिब इल्म ने दूसरी मंजिलों से छलांगे मारी, कुछ ने तीसरी मंजिलों से। करीबी रहने वालों लोगों ने बताया कि जब त्यारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिरा तो उन्हें इंतहाई जोरदार आवाज सुनाई दी गई। जमीन लरज उठी जैसे जलजला आया और जब वो अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ धुआं था और जमीन पर मलबे का ढेर था। त्यारे में मौजूद तमाम लोगों में से सिर्फ एक मुसाफिर बचा, विश्वास कुमार रमेश, एक बरतानवी शहरी जो कि हंगामी अखराज के करीब सीट नंबर 11A पर बैठा था। इसने बताया कि ये और उसका भाई वापस लंदन जा रहे थे और ये अक्सर हंगामी अखराज के करीब सीटें लेते थे कि अगर कोई हादसा हो तो हम वहां से फौरन निकल सकें। लेकिन ये बंदा खुशकिस्मत था। जमीन पर जब त्यारा गिरा तो इसका जो हंगामी अखराज था बिल्कुल जमीन के साथ। इसने बाहर एक खाली जगह देखी, उस लिए वो हंगामी अखराज से बाहर कूद सका। लेकिन दूसरी साइड इसके भाई का जो हंगामी अखराज था वो त्यारे की दूसरी साइड पे थी और जो दूसरा हिस्सा त्यारे का था वो बिल्डिंग की दीवार के साथ बंद हो गया था और इसके लिए कोई और बाहर नहीं निकल सका और इसका भाई भी बाहर ना निकल सका। हुकूमत ने अभी तक सरकारी हलाकतों का ऐलान नहीं किया। इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद की सही तादाद हम नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 270 लोगों से ज्यादा है। ये त्यारा हादसा तारीखी था, दुनिया के सबसे खौफनाक हादसात में ये हादसा शुमार करता है। ये था सारा टाइमलाइन कि जहाज कैसे उड़ा और कैसे गिरा और बीच में क्या हुआ। जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन है उससे हम ये आगाज कर सकते हैं। हादसे के बाद हमें ये पता चला कि तफ्तीशकारों ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को भी बरामद कर लिया है। ये दोनों मिलकर त्यारे के ब्लैक बॉक्स बनाते हैं जो हवाई हादसात को समझने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन अभी तक तफ्तीश की रिपोर्ट नहीं आई और इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। तो सबसे पहले हम अखज करने की कोशिश करते हैं जो वीडियो हमने देखी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और एक सीसीटीवी फुटेज जो कि हमें नजर आ रही है कि जहाज गिरने की, जो कि एयरपोर्ट में ली गई। इन दोनों फुटेज से हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि हादसा क्यों हुआ। आइए इसको जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग गियर का वापस ना आना और फ्लैप्स की गलत डायरेक्शन में होना। अब आर्यन की बनाई हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि निस्बतन आला मायार की वीडियो है। हम देख सकते हैं कि त्यारे के गिरने से पहले लैंडिंग गियर अभी तक नीचे था। यह मामूल की बात नहीं है। त्यारे के उड़ान भरने के फौरन बाद पायलटों का पहला कामों में से एक काम यह होता है कि लैंडिंग गियर को वापस लेना, फौरन वापस लेना। अगर यह बाहर लटका रहता है तो टेक ऑफ में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा वीडियो में हम देख सकते हैं कि विंग फ्लैप्स गलत पोजीशन में थे, वो पीछे हटे हुए थे। विंग फ्लैप्स त्यारे के परों पर वाक़ होते हैं और त्यारा की अमूमी सिमत को कंट्रोल करते हैं। इनकी हरकत से त्यारे की मूवमेंट को मजीद कंट्रोल कर सकती है। जब फ्लैप्स तैनात होते हैं तो इन्हें नीचे की तरफ पोजीशन किया जाता है जो कि इजाफी सतह के रकबा बनाता है, लिफ्ट और ड्रैग पैदा करता है। ये त्यारे को उड़ान भरने के वक्त पर ऊपर की तरफ उड़ाने में मदद करता है। फ्लैप्स टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के वक्त तैनात किए जाते हैं, लेकिन इनकी तैनाती होने का जाविया मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब तैयारा मतलूबा बुलंदी हासिल कर लेता है तो फ्लैप्स वापस ले लिए जाते हैं। इससे एयर इंडिया की परवाज में टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स वापस ले लिए गए थे। इन्हें सही तरीके से तैनात नहीं किया गया। वीडियो में हम ये देख सकते हैं लैंडिंग गियर भी बाहर निकला गया हुआ था। लेकिन हमें बात यहां इस चीज की अखज और समझना चाहिए कि अगर इंजन के अंदर इतनी ताकत होती, अगर दोनों इंजन सही काम कर रहे होते तो
अगर फ्लैप्स की गलत पोजीशन भी होती और लैंडिंग गियर नीचे भी होता तो एयर एविएशन एक्सपर्ट्स हमें यह बताते हैं कि जहाज फिर भी ऊपर उड़ जाता, क्योंकि इंजन इन मसाइल को ओवरकम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन शायद अब यही बात हम आगे शायद हमें पता चले कि इंजन में कोई खराबी थी, लेकिन इस बात को पीछे रखते हैं और इसी इंजन की बात को खराब होने की जो बात है उसको मजीद तकवीत इस बात से मिलती है कि अगर वीडियो पे गौर करें, बहुत गौर करें, तो आपको जहाज के नीचे एक टरबाइन नजर आएगी और एक चीज देखी जा सकती है। वो त्यारे के नीचे एक और चीज आपको लगेगा है। बहुत से तज्जियाकारों, जिनमें पायलटों और माहिरीन शामिल होते हैं, उनके मुताबिक ये रैट है, जिसे हम कहते हैं रैम एयर टरबाइन। यानी रैम ये हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी विंड टरबाइन होती है, जो आज तकरीबन तमाम तैयारों में लगी होती है। इसे लैंडिंग गियर के बिल्कुल पीछे रखा जाता है। अगर तैयारे के तमाम पावर सोर्स काम करना बंद कर जाए, यानी इंजन फेल हो जाए, तो यह टरबाइन खुद ब खुद तैनात हो जाती है और अपनी गर्दिश से बिजली पैदा करना शुरू कर देती है। अब मैं जरा इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश, ये आप देख सकते हैं कि हवाई टरबाइन है, जहाज के पीछे लगी। अब जहाज हवा के मुख्तलिफ डायरेक्शन पे उड़ता है और ये टरबाइन जब नीचे आती है तो जहाज की स्पीड और हवा के दूसरे रुख होने की वजह से ये और तेजी से घूमती है और इस तरह ये बिजली पैदा करती है। और पावर जब तैयारी की सारी बंद हो जाए तो ये टरबाइन खुद ब खुद तैनात होकर अपनी गर्दिश से बिजली पैदा करती है। ये ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये हंगामी हालात में अहम इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स को काम करने के लिए काफी हद तक एनर्जी सप्लाई कर देती है। विश्वास कुमार ने बयान किया कि हादसे के ठीक पहले एक जोरदार आवाज आई थी और लाइट्स चमक रही थी। एविएशन माहिरीन का कहना है कि ये एक जोरदार आवाज रैट को रखने वाले पीछे जो हिच है, यानी जो दरवाजा है, उसके खुलने की हो सकती है। इसी तरह लाइट्स का चमकना भी आमतौर पर जब रैट तैनात होता है तो उसकी एक अलामत है, क्योंकि ये तैनाती के वक्त जीरो हवाई ताकत इस्तेमाल करता है, जो कि दीगर सिस्टम्स को मुतासिर कर सकता है। आर्यान की वीडियो में रैट की तैनाती का एक और सबूत यह देखा जा सकता है कि अगर ये वीडियो को सही तरीके से सुने, आपको प्रोपेलर की आवाज सुनाई दी जाती है। सुनिए। और यही आवाज आप देखेंगे कि जो जहाज की नॉर्मल आवाज है उससे तकरीबन मुख्तलिफ है, वो भी आप सुनिए। ये तकरीबन साबित करता है कि रैट वाकई तैनात किया जा चुका था इस जहाज में। और अब जो वीडियो से हम चीजें अखज करते हैं, उसमें जो तीसरी चीज हम अखज कर सकते हैं कि टोटल इंजन फेलियर और थ्रस्ट की कमी भी हो सकती थी जहाज के अंदर। जब त्यारे उड़ान भरता है तो इसके इंजन से निकलने वाली हवा इसे आगे धकेलती है और इसे धक्के को थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट का ना होना यह जाहिर करता है कि त्यारे के इंजन में कुछ गलत था। और दूसरा, लैंडिंग गियर का वापस ना देना द डुअल इंजन फेलियर का सबूत दे सकता है, क्योंकि लैंडिंग गियर को वापस लेने का एक के लिए काफी ताकत नहीं थी परवाज के पास, और रैट शायद ये ताकत नहीं दे सका, क्योंकि रैट के पास भी ताकत हम देखें उतनी जनरेट करने का उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि रैट अक्सर इस चीज पर जम्पशन पे चलता है कि जहाज उड़ रहा है अपनी पूरी स्पीड पे तो उड़ रहा है और इंजन फेल हो गए हैं तो वो टरबाइन तेजी से घूमती है, क्योंकि तेजी से जो जहाज उड़ा तो उससे वो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जहाज को पूरा तेजी से उड़ने का वक्त ही नहीं मिला, तो रैट की ताकत नहीं थी, इंजन फेल हो गए, जिससे पायलट जो कितने तजर्बाकार पायलट थे, उनके लैंडिंग गियर को ऊपर करने के बावजूद लैंडिंग गियर को ऊपर करने की ताकत जहाज में नहीं थी। हमने अब तक जो बात की है वो हमने बात की है कि जो वीडियो में देखे जाने वाले अलामती मसाइल थे इस जहाज के अंदर, लेकिन इस जहाज के अंदर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो वीडियो में आपको नजर नहीं आते और इन्वेस्टिगेटर्स उन पर भी गौर कर रहे हैं। और उस पे दो कैटेगरीज हैं जिन पे वो ज्यादा गौर कर, या तो ये हादसा बर्की खराबी की वजह से था या मैकेनिकल खराबी की वजह से, और दोनों चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही जा रही है। और इन इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह भी गौर किया जा रहा है कि अगर ये बर्की या मैकेनिकल यानी बिजली की या मैकेनिकल जो मसला था वो अगर मैन्युफैक्चरिंग के नुक्स की वजह से था या फिर वो मसला देखभाल की खराबी की वजह से था। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो इल्जाम बोइंग पर आयद होगा, और अगर ये देखभाल में कोई मसला था तो एयर इंडिया पे इसका इल्जाम लगाया जाएगा।
हमने अब तक जो बात की है, अब इन्वेस्टिगेटर्स जो जिन चीजों को जो हमें जाहिरी तौर पे नजर नहीं आई वीडियो पे, उनमें जो सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो है फ्यूल की आलूदगी पर। और इससे पहला और अहम वजह इसलिए लिया जा रहा है कि नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरी इंडिया के साबिक डिप्टी डायरेक्टर एस जे मुरलीधर ने इसकी वजह बयान की। और उन्होंने ये कहा कि इस प्रवास के अंदर फ्यूल की आलूदगी इसलिए एक अहम इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन है कि जब ये जहाज उड़ा तो इसको 625 फीट के बाद जब ये नीचे गिरा, उससे नजर आता है इस जहाज को थ्रस्ट ना मिली। और थ्रस्ट ना मिलने का मसला ये होता है कि जहाज ऊपर उड़ ना सकता, नहीं पाता। इसके अलावा ड्यूल इंजन फेलियर भी हो सकता है फ्यूल की आलूदगी से। और हमें जहाज के अंदर रैट की डिप्लॉयमेंट और बिजली ना मिलना या जहाज का ना उड़ना हमें ड्यूल इंजन फेलियर की भी जाहिर तौर पे जो निशानी वीडियो में नजर आई वो दिखाती है। तो ये उनके मुताबिक इसलिए ये बहुत अहम वजह बन सकती है कि क्यों ये जहाज गिरा। अब ड्यूल इंजन फेलियर क्या है? स्ट्रेटेजिक एविएशन सोल्यूशन कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन नील हेंसफोर्ड ने द गार्डियन को अपने इंटरव्यू में बताया कि फ्यूल की आलूदगी से क्लॉगिंग हो सकती है। अब क्लॉगिंग क्या होती है? जहाज के अंदर फ्यूल पाइपों के जरिए मूव करता है, ये जो रास्ता होता है फ्यूल का वो बंद हो जाना, उसे क्लॉगिंग कहा जाता है। और इससे क्या होता है? इससे फ्यूल की इंजन तक जाने के रास्ते की ब्लॉकेज हो जाती है और इससे इंजन में के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फ्यूल की आलूदगी कई वजूहात की वजह से हो सकती है। नील सोडी हमें और बताते हैं द गार्डियन के इंटरव्यू में कि पानी, मट्टी, कीचड़, जंग, सब चीजें फ्यूल की आलूदगी कर सकते हैं और गंदगी भी कर सकती है। यहां तक कि बैक्टीरिया या फंगस भी अगर फ्यूल में शामिल हो जाए तो ये माइक्रोबियल नशोमामा पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल की आलूदगी हो सकती है और इंजन की क्लॉगिंग हो सकती है। इसके अलावा जमीनी गाड़ियों के अंदर जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, अगर वो जेट फ्यूल में मिल जाए तो नाकाबिले हद तक एक क्रिस्टल बन जाता है जो कि बड़ी सख्त ब्लॉकेज कर देता है जहाज के रास्तों के अंदर। और ये चीज अहम क्यों है? जो कंपनियां फ्यूल प्रोवाइड करती हैं ये वही कंपनियां हैं जो आपको और मुझे फ्यूल बेचती हैं। तो बहुत आसानी से अगर इनके पास कंट्रोल्स ना हो तो ये जहाज के फ्यूल के अंदर ये गाड़ियों का फ्यूल गलती से मिक्स भी हो सकता है किसी इंसानी गलती की वजह से। तो ये चीज इग्नोर नहीं की जा सकती। और ये इग्नोर इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 2019 के अंदर 3 ऐसे ही वाकयात आए और केसेस आए जिसके अंदर फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से जहाज को मसाइल पैदा। और 2019 में मार्च के अंदर जापान का एक बोइंग 787 को फ्यूल की आलूदगी की वजह से ड्यूल इंजन फेलियर की खराबी का सामना करना पड़ा, जो एक अहम जाहिरी मसला इस जहाज में रैट की डिप्लॉयमेंट की वजह से हमें नजर आता है। तो जहां तक हम बात करते हैं ड्यूल इंजन फेलियर की, तो ड्यूल इंजन फेलियर और रैट की डिप्लॉयमेंट हमें बिजली या बर्क की खराबी का एक अहम वजह समझ आती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बिजली की या बर्क की खराबी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कोई इंजन फेल हो गया क्लॉगिंग की वजह से। इस ड्यूल इंजन फेलियर या बर्क की खराबी जो हम जिसमें बात कर रहे हैं, ये और भी कोई बहुत सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से हम बर्क की खराबी का सामना हमें करना पड़ा। और एक सीनियर पायलट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया है कि त्यारे के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर फेल हो गए थे। ये इंजन शुरू करते हैं और इसके लिए बर्की ताकत फराहम करते हैं कि इंजन स्टार्ट हो जाए। तो यानी फ्यूल की क्लॉगिंग एक मसला हो सकता है, लेकिन शायद इंजन इसलिए भी फेल हुए कि ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर था जो इंजन स्टार्ट करते थे, ये फेल हो गया और इंजन को इतनी ताकत नहीं दे सका, इतनी बिजली नहीं दे सका कि वो स्टार्ट हो। और इससे डूल इंजन फेलियर हो गया जिससे बर्की खराबी हो गई। जब जनरेटर फेल हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया होगा। जब ऐसा होता है तो ऐसे तमाम तैयारों में हंगामी सूरत हाल के लिए मावनन पावर यूनिट्स होते हैं। वो बिजली फराहम करने के लिए बैकअप होते हैं हर जहाज के अंदर, लेकिन इन्हें शुरू होने में 90 सेकंड लग जाते हैं, पूरे 90 सेकंड। और हमें याद करना चाहिए कि इस जहाज के पास 90 सेकंड नहीं थे, ये तो उड़ने के 30 सेकंड बाद नीचे गिरकर तबाह हो गया। हमने सारे इश्यूज पे बात तो कर ली, लेकिन एक अहम इशू पे हमने अब तक बात नहीं की। वो ये है कि बोइंग की तरफ से क्या मसला हो सकता है। हमें याद करना चाहिए कि पिछले 5 साल में बोइंग के जितने मिसाइल आए हैं और जितने बोइंग के जहाज गिरे हैं, उनमें जो बोइंग का एक बहुत बड़ा हाथ नजर आया है कि उन्हें जहाज सही तरह नहीं बनाया। अब एयर इंडिया के इस क्रैश में, क्योंकि ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर जहाज था, तो इसमें बोइंग की क्या जिम्मेदारी आ सकती है, इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जहाज नीचे गिरा। 2020 में हमें एक इंफॉर्मेशन आती है, हम इन चीजों से अखज़ कर सकते हैं कि इस जहाज में क्या मसाइल हो सकते हैं बोइंग की तरफ से। एक नॉर्वेजियन एयरलाइन जो कि बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर ही उड़ाती है, उनने इल्जाम लगाया कि बोइंग के इन जहाजों के इंजनों में इतने मसाइल थे कि उन्हें कई बार अपने फ्लाइट्स बंद करनी पड़ी और उन्हें वापस मोड़ना पड़ा और एयरलाइन को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ। एयरलाइन को कई रास्तों पर परवाजें बंद करनी पड़ी जब तक वो उन जहाजों के मसलों को सही ना कर सकता।
उनने कई बार इन जहाजों के इंजन भी रिप्लेस किए, लेकिन आखिरकार 2023 में इस एयरलाइन ने अपने ड्रीम लाइन्स को तैयारों को स्क्रैप में बेच दिया। और ये एक ऐसा तैयारा था जो उन्हें सिर्फ 10 साल पहले लाखों का खरीदा। कोई एयरलाइन जहाज 10 साल के लिए नहीं खरीदती, वो अगले 20 से 30 सालों के लिए जहाज खरीदती हैं और इस्तेमाल करती हैं। यही वही वजह है कि वो जहाजों पे इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद वो पैसा वापस उनसे कमा लेती हैं इस बड़े हिस्से में। एक एयरलाइन ने जब ये इतने महंगे जहाज सिर्फ 10 साल में बेचे, इनसे साबित होता है कि बोइंग के इन जहाजों में ऐसे मसाइल थे और उनसे उन्हें इन जहाजों को चलाने में पैसों का इतना नुकसान होता, बार बार जहाजों को मोड़ने का, कि उन्हें फैसला किया कि इससे बेहतर हम इन जहाजों को बेच दें और अपना नुकसान कम कर दें। और बोइंग ने अब तक इन चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। बोइंग के मसाइल की मजीद बात करें तो अल जजीरा ने एक तहकीकात की, और उस तहकीकात के मुताबिक अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिथियम आयन बैटरियों और कई दीगर नई खसूसियात जो बोइंग ने डेवलप की, उनका सख्ती से तजर्बा किए बगैर उन्हें ड्रीम लाइनर को उड़ने की इजाजत दे दी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हालांकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जब नई टेक्नोलॉजी जहाज में लगे और उसका इस्तेमाल हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहाज एक बहुत रिस्की तो नहीं लेकिन बहुत अहम टेक्नोलॉजी है। इसलिए अहम है कि इस पे लाखों लोग रोजाना उड़ते हैं और इसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस चीज में लोगों की सेफ्टी का मैटर हो तो उसके अंदर नई इनोवेशंस को बड़ी सख्ती से देखना चाहिए। जिस तरह वैक्सीन को 10 से 15 साल लग जाते हैं सिर्फ ये चेक करने में कि इंसान के लिए मुजरे सेहत तो नहीं, लेकिन हमें इसमें यह नजर नहीं आया। एफएए ने बड़ी जल्दी बोइंग के जहाज की ये नई खसूसियात को सख्ती से मुआयने के बगैर पास कर दिया। इसकी हमें एक अहम चीज याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के जो रेगुलेटरी इदारे हैं जिस तरह एफएए, इनके एम्प्लॉइज कुछ अर्सा अपने इन इदारों में काम करने के बाद फिर बड़ी सैलरियों में जिन इदारों पे वो नजर रखते हैं उन्हीं में जाके नौकरियां करनी शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर अमेरिका के एफएए और इस टाइप के इदारों में ये है कि आप कुछ अर्सा उनमें काम करो, उसके बाद काम करने के बाद अगर आप उन कंपनियों को अच्छे टर्म्स या उन पर कम सख्ती करोगे जब आप इन इदारों में काम कर रहे हो, तो उसके बाद आप बहुत बड़ी सैलरियों में इन्हीं कंपनियों में जाके काम कर सकते हैं। तो शायद ये भी एक वजह थी कि जिससे बोइंग की नई ऐसी चीजें, नए तजर्बात मार्केट में आ गए बगैर ये देखे कि वो तजर्बात काम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यही वो बैटरीज हैं जो हमें बहुत दफा इनकी शिकायत यह है कि ओवर हीट कर रही हो जाती हैं, जिससे मसले पैदा होते हैं जहाज के अंदर। इसके अलावा हमें अब यह भी पता चला है कि बोइंग के बहुत से साबिक मुलाजमीन ने यह बताया है कि ये जो जहाज 787 ड्रीम लाइनर है, ये बड़ी ला एहतियाती से अपनी फैक्ट्री में बनाया जाता है। इनके अंदर पुर्जे या मेटल के हिस्से जहाज के अंदर कई जगहों पे छोड़ दिए गए जिन्हें निकाला जाना चाहिए था अगर आप स्ट्रॉन्ग और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेपुर ने एफएए से शिकायत की कि ड्रीम लाइनर के पुर्जे गलत तरीके से जोड़े गए हैं, और इसकी यह वजह है कि ये पुर्जे इसलिए गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं क्योंकि इनको सस्ता बनाने के लिए पूरी दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों को इन पुर्जों को बनाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे मसला ये आता है कि ये फिट आपस में नहीं होते। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो जहाज का दरवाजा बोइंग का एक उड़ के गया हुआ बाहर, दूसरा ये जहाज के जो विंग है इसके अंदर जो आपको हिलता हुआ पार्ट नजर आ रहा है, ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि बोइंग ने वो पुर्जे इस्तेमाल किए जो प्रॉपरली फिट नहीं होते जहाज पे। सस्ते पुर्जे बनाने के लिए उन कंपनियों को ऑर्डर दिए जिन्हें पूरी डिमेंशंस दिए बगैर उनको बनाया, इसलिए वो जहाज के अंदर एग्जैक्ट फिट नहीं हुए। अब ये बहुत नुकसान की बात है और इससे हमें बहुत से बोइंग के अंदर, ड्रीम लाइनर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और हादसात नजर आए। जहां तक बोइंग के हमने मसाइल की बात की तो बोइंग के मसाइलों पे बहुत सख्ती से इन्वेस्टिगेशंस को नजर डालनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जिम्मेदारी एयर इंडिया से भी नहीं उठाई जा सकती और हमें एयर इंडिया की मेंटेनेंस पे भी और देखभाल पे भी बड़ी सख्ती से नजर डालनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बावजूद कि एयर इंडिया को टाटा ने रिसेंटली खरीद लिया है, लेकिन इनके जहाजों की देखभाल करने की जो कंपनी है वो अभी भी सरकारी कंपनी है, और एयर इंडिया की 787 ड्रीम लाइनर तैयारों की अक्सरियत इसी कंपनी के जरिए उनकी मेंटेनेंस और देखभाल की जाती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि देखभाल पे नजर रखनी, सरकारी कंपनी है तो क्या हुआ? इसकी वजह बहुत अहम है। ये जो त्यारा अभी गिरा है एयर इंडिया 171 जहाज, ये वही त्यारा है जिसे पहले भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। नवंबर 2021 में यह त्यारा लंदन से हैदराबाद परवाज कर रहा था और परवाज के दौरान फ्यूल लीक इसमें देखी गई। इसकी वजह से इस त्यारे को अंकरा में तुर्की के अंदर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा दीगर ड्रीमलाइन एयर जहाज भी जो कि एयर इंडिया की फ्लीट में है, इस त्यारे की इनमें से कुछ त्यारे हैं जिनकी विंडशील्ड क्रैक हुई और कुछ जिनकी बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो गई। ये मसाइल एयर इंडिया के जहाजों में और 787 ड्रीम लाइनर्स में क्यों हमें नजर आए?
क्या ये मेंटेनेंस के मसले थे या बोइंग के मसले थे? लेकिन अगर मेंटेनेंस के मसले थे तो हमें एयर इंडिया को देखना पड़ेगा कि उन्हें मेंटेनेंस सही क्यों नहीं करवाई। और अगर ये बोइंग के मसले थे तो फिर भी सवाल उठता है कि नॉर्वेज इस तैयारी एयरलाइन को ये मसाइल नजर आ गए और उन पर उन्हें हरकत भी कर ली, उन जहाजों को ग्राउंड भी कर दिया। लेकिन एयर इंडिया ने ये मसाइल क्यों नहीं आइडेंटिफाई की? और अगर जहाज के अंदर ऐसे मसाइल थे कि जो रिपेयर नहीं हो सकते थे और नहीं सही हो सकते थे, तो इन जहाजों को स्क्रैप क्यों नहीं किया, फ्लीट से क्यों नहीं निकाला? तो एयर इंडिया को भी बहुत से इश्यूज पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक अहम हिस्सा है कि एक जहाज क्रैश क्यों किया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की अलमनाक कहानी हमें याद दिलाती है कि हवाबाजी में एरोडायनामिक्स, मैकेनिक्स और इंसानी अवामिल का तवाजुन कितना नाजुक होता है। जैसे ही तहकीककार आखिरी सेकंड तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसके गिरने के वजूहात को बेनकाब करेंगे, इन नताइज पर हर आने वाली परवाज की हिफाजती अवामिल पे और मसाइल पे कंट्रोल पाने की मजीद इंफॉर्मेशन आएगी और हवाबाजी को मजीद महफूज करेगी और इंतजार में बैठी फैमिलीज को भी दिल को तसल्ली देगी कि जहाज क्यों गिरा। ये रिपोर्ट आई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत 30 दिन में आ जानी चाहिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो कि 12 जुलाई को आ जानी चाहिए। और 12 जुलाई को हमें पता चलेगा कि क्या अवामिल थे जिसकी वजह से ये जहाज गिरा। मेरी तरफ से बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।